नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अब दावोस में भारत का दम देखने को मिला है, भारत का जलवा यहां देखने को मिला है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की जमकर तारीफ की गई है। बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर भी जो तारीफ है वो भारत की गई है। आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जो प्रतिनिधि हैं वो भारत की तरफ से वहां पर पहुंचे हुए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहां पहुंचे हैं। क्या कुछ यहां पर चल रहा है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, भारत की क्या तारीफ हुई है, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा आप। पंकज जी, क्या इसमें चला है, और क्योंकि सालाना ये बैठक होती है, 5 दिवसीय बैठक है, क्या हुआ है पहले दिन? देखिए, सारे राज्य, लगभग सारे राज्य के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। भारत ने सिर्फ 2 पवेलियन बनाए थे और जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसका उद्घाटन किया। और सबसे अच्छी बात यह रही कि टीम इंडिया का स्पिरिट इसमें दिखा, बियॉन्ड पार्टी लाइन, बियॉन्ड पॉलिटिकल अलाइनमेंट। जैसे आप उसमें रेवंत रेड्डी को भी देख रहे हैं, तो केरल के वामपंथी सरकार को भी देख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को भी देख रहे हैं, तो दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या जो भी। और बहुत आपको अच्छा लगेगा सुन के कि भारत ने पहले ही दिन डे 1 20 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू पे साइन किया है जी। और पहला दिन जो मास्टर रहा वो महाराष्ट्र रहा, जो 80% माने 80% जितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है वो देवेंद्र फडणवीस और उनके राज्य ने एमओयू साइन किया है। 61 एमओयू साइन हुए हैं महाराष्ट्र के साथ, अलग अलग दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के साथ। और जो 15.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में 16 लाख लोगों को रोजगार देगा जी। और फिर दूसरे नंबर पर जैसे तेलंगाना का जो डेलीगेशन गया था, रेवंत रेड्डी, उन्होंने 20 एमओयू पे साइन किए हैं। 1.80 लाख करोड़ उन्होंने अपने यहां इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे साइन किया है। केरल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, चंद्रबाबू नायडू हो गए, ये सब दे वर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और सिर्फ आप समझ सकते हैं कि जो एमओयू साइन हुए हैं, सिर्फ हैदराबाद में 17,000 जॉब क्रिएट होंगे, एक शहर में, सिर्फ एक सेक्टर में। और सुनने लायक है वो भारत कैसे काम करता है। हम अपने यहां हमेशा ये कहते रहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यहां टीम इंडिया का दम दिखा है और इसकी तारीफ भी हुई है। जो दुनिया भर के जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो भी शामिल हुए, जैसे कि अब मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, उसमें बताया गया, उनकी जो अध्यक्ष है उसने कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है और सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष हैं और सीईओ बोर्गे ब्रेंडे हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत तेजी से तरक्की की राह पर है और अगले 10 सालों में, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ बोल रहे हैं, अगले 10 सालों में भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ बोल रहे हैं। ये एक बड़ी बात यहां पर भारत के लिए में ही सवाल उठाना जी। और जो सह संस्थापक हैं, जो मैनेजिंग पार्टनर हैं इसके, उनका नाम है फ्रांसिस्को डिसूजा। उन्होंने क्या बोला कि भारत आईटी सेवा उद्योग का हब है। आईटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज चाहिए भारत पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है। आप एक बार सोचिए, वर्ल्ड आईटी सर्विसेज, और आपको कई मायनों में भारत इसका केंद्र नजर आएगा। यह फ्रांसिस डिसूजा ने कहा है, जो कि उसके सह संस्थापक हैं जी। और जो एमडी हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, डिप्टी एमडी है गीता गोपीनाथ। हाँ, डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ है। उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि बड़े अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है जी। और उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ अपने यहां के करीब 1.5 अरब लोगों की जिंदगी बदल रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों के आम लोगों की जिंदगी बदल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका, इसके सीईओ ब्रायन मोइनिहान हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में प्रतिभा, शिक्षा प्रणाली
और बड़े पैमाने पर इंजीनियर तैयार करने की क्षमता है। चेतन, हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जो हर साल 56,000 हाईली स्किल्ड इंजीनियर तैयार करते हैं। और जो आने वाला वक्त है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी में तो हम चैंपियन हैं, इसमें तो कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। और दूसरे देशों की भी जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं या फिर बड़ी टेक कंपनियां हैं, उसको भी देखिएगा कि लीड कर रहे हैं कोई ना कोई इंडियन लीड कर रहा है। जैसे गूगल को सुंदर पिचाई लीड कर रहे हैं जी। सुना है कि जो टेस्ला के जो एलन मस्क के जो ट्विटर है, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में इंडियन टीम है। 27 जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, 27 मेंबर्स हैं, उसमें इंडियंस हैं जी। तो सिलिकॉन वैली की आप कितनी भी कंपनियों को देख लो, आप दुनिया में कहीं भी देख लो, तो आईटी और टेक कंपनियों में भारत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहां पे एक अश्विनी वैष्णव की मैंने बाइट दी है, थोड़ी सी अंग्रेजी में है, लेकिन समझ जाएंगे कि भारत की उपलब्धियों को कैसे कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में हम दुनिया के लीडिंग देशों में शुमार होने जा रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा टेक्नोलॉजी से, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं बनाता था, और अश्विनी वैष्णव ने बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कि हमारा शायद 80 बिलियन का मार्केट है। मैं चाहता हूं कि अगर हम उस वीडियो को हम सुनवा सकें अश्विनी वैष्णव के। India has a long-term plan to build up the semiconductor business in your country. Why and what are you thinking? Three things. First is electronics manufacturing, which was practically negligible 10 years back, is today a significantly large industry. $87 billion. This iPhone 14 that you see is made in India. Its supply chain is shifting to the country. Sector after sector, we are getting from import substitution to export-led growth. So, telecom equipment, 3 years from now, India will be a large telecom equipment exporter. All the pieces are well set, development is very good. Couple of companies have already started exporting to countries like US. So a very large market which requires semiconductor as the basic raw material, item 1. Item 2, a very competitive talent pool, good talent pool, about 52,000 semiconductor engineers working in the country. And almost all of them are working from legacy nodes to the cutting edge to the SoC, getting the absolutely new optimization in power consumption, all kind of stuff. The latest and really some of the leading edge technologies our people are working, our talent is working. That as the second factor. Third factor, our university system, which is producing about 500,000 engineers every year. We have tailored our project, our entire plan to make sure that this university system generates a significantly large number of talent, and we have committed to develop 85,000 talent over next 10 years. And within the 1 year of our announcement of our policy, we announced the policy on 1st January of 2022. By now, we have already tied up with 60 universities. We have changed the course curriculum. तो ये अश्विनी वैष्णव जो हैं वो तमाम चीज़ें बता रहे थे और जो उपलब्धियां अब तक भारत ने हासिल की और आने वाले 10 सालों का भी प्लान उन्होंने बताया। नहीं, और जो हम टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल करें उसको मैं 2 उदाहरण से आपको बताता हूं, शायद दर्शक समझ जाए। जैसे एक आयुष्मान योजना है भारत सरकार की जी। ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे बड़ी सेवा है। मतलब एक कार्ड बनाया आपने आयुष्मान, और उस तकनीक के मदद से इस देश के लाखों गरीबों को सस्ते दर पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। ये दुनिया में कहीं नहीं। दूसरी चीज, आपने एक चीज गौर किया होगा, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, जो कि हम आम भाषा में कहें तो हम फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, और इस तरह के हम जो ऑनलाइन पैसे का लेन देन करते हैं ना, भारत में जितने बल्क में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं, 7.6 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे। ये सोच के ही आदमी मतलब एक बड़ा आंकड़ा है। और बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को वो यूपीआई पेमेंट का जरिया बताया, तो वो भी कहीं ना कहीं चौंकते हुए नजर आए। कई तस्वीरें इसकी सामने आई। और सबसे बड़ी बात पता है,
भारत ने जो तकनीक को आम लोगों के लिए सर्वसुलभ करवाया है, जिस आदमी को ना जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी आज यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम में वो इंटीग्रेट किया है जी। और ये स्वास्थ्य का लाभ ले रहा है तकनीक के माध्यम से। हमारे यहाँ खेती तकनीक के माध्यम से हो रही। आपको ई नैम के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। वो क्या है, एक किसान जाएगा और एक कंप्यूटर पे एक वेबसाइट खोलेगा, ई नैम है वो जी, और वो देखेगा कि उसका जो प्रोड्यूस है, मान लिया कि हमने आलू उपजाया है, तो आसपास के नियरेस्ट मार्केट में आलू का सबसे अच्छा भाव कौन सा मार्केट दे रहा है। मान लिया कि आप नोएडा में अभी हैं, तो जब आपको पता नहीं होगा तो आप नोएडा के कृषि बाजार में जाके बेचेंगे, लेकिन ई नाम में आपको पता चलेगा कि गाजियाबाद में या मेरठ में या फिर अगल बगल के मार्केट में ज्यादा भाव मिल रहा है, तो आप वहां जाकर बेचेंगे। तो ये किसानों को फायदा हो रहा है। और इतना ही नहीं, आप बेचना चाहते हैं, आप सिर्फ अपना नाम भर दें, एड्रेस दे दें, आ जाएगा व्यापारी और आपसे उस बढ़े हुए रेट पे खरीद के ले जाकर वो मार्केट में बेच देगा। आपको कुछ नहीं करना। तो ये तकनीक को हमने कैसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया है, उसका एक उदाहरण है स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र में, बैंकिंग सिस्टम के इंटीग्रेशन में। हमारे बैंक घाटे में जाते थे, आज फायदे में जा रहे हैं जी। और डिफेंस टेक्नोलॉजी हो और कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अभी आपको शायद पता नहीं होगा, भारत के प्रधानमंत्री 11 से 13 फरवरी तक फ्रांस जा रहे हैं और फ्रांस में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा समिट हो रहा है और भारत की पूरी टीम जा रही है। 11 से 13 फरवरी तक फ्रांस में रहेगी और एआई का हम हब बनना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो कुछ भी आप सोचिए, दुनिया में कुछ भी नए चीज हो रहे हैं, उसमें भारत देखिए कैसे हब बन रहा है। और इसलिए जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो या फिर ये विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, हर किसी का प्रमुख ये कह रहा है ना कि भारत ब्राइट स्पॉट है। जहां चारों तरफ निराशा है, युद्ध है, जहां चारों तरफ डिप्रेशन है, कॉस्ट कटिंग है, टैरिफ वॉर है, उस जमाने में भारत ऐसा है और वो कह रहा आइए हमारे यहां काम कीजिए। इससे बेहतरीन माहौल, इससे बेहतरीन टैलेंट पूल आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम 52,000 इंजीनियर, हाईली स्किल्ड इंजीनियर तैयार करते हैं। पता है, दुनिया की 60 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उसके साथ हमने कोर्स करिकुलम को इंटीग्रेट किया है जी। दुनिया की सबसे बड़ी 60 यूनिवर्सिटी है और हमने उसके अनुसार अपना सिलेबस चेंज किया कि आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। हमारे यहां लोग हैं, हमारे यहां दिमाग है, हमारे यहां टेक्नोलॉजी है, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, हमारे यहां बाजार है, हमारे यहां क्या कुछ नहीं है। और इसी की धमक दिख रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अमेरिका को लेकर एक आशंका है कि क्या करेंगे ट्रंप, यहां टैरिफ लगाएंगे, यूरोप के साथ झगड़ा करेंगे, रशिया के बारे में कुछ कहेंगे, चाइना के खिलाफ ट्रेड वार करेंगे। चाइना को लेकर आशंका यह है कि हम उनके लोन के जाल में फंस जाएंगे। चाइना किस किस क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना नो डाउट हमसे आगे है, लेकिन सॉफ्टवेयर, आईटी, सेमीकंडक्टर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, आप नाम गिनाते रहिए, एआई वगैरह में भारत लीडिंग है। बिल्कुल। डिफेंस सेक्टर का भी आपने जिक्र किया और डिफेंस पे भी अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि हाल ही में जो यूरोप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है यूरोप ड्रोन के नाम से, उसमें भी इंडिया को जगह मिली है। इससे पहले जापान को वहां जगह मिली। यानी कि बहुत जो घातक जो ड्रोन्स हैं, जो बहुत बेहद खतरनाक जो ड्रोन्स हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन और रूस की जंग में भी हुआ, जिससे बहुत बड़ा फायदा यूक्रेन को मिला, वो भी अब भारत को मिलने वाले हैं। तो भारत की ताकत तो वैसे ही और ज्यादा इस क्षेत्र में बढ़ रही है। जी नहीं, आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी बताई। भारत इजराइल के बाद दूसरा ऐसा देश है जो अपना स्वदेशी आयरन डोम बना रहा है। हाँ, मतलब आप कितनी भी मिसाइलें दागते रह जाओ, यहां हम ऐसी तकनीक विकसित करें कि हमारे यहां के वो लैंड ही नहीं करें। ये कम बड़ी बात नहीं है वो ऐसे देश के लिए जो आज से 10 साल पहले तक सिर्फ खरीदता था जी, AK-47 की गोलियां तक खरीदता था। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में कर रहा है। आप मैरी टाइम टेक्नोलॉजी देख लो आप। ये एस्ट्रोनॉमी देख लो, हमारा इसरो देख लो, जिस बड़े पैमाने पर ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। और आपको पता ही होगा कि चांद के दक्षिणी सतह पे उतरने वाले हम इकलौते देश हैं। बिल्कुल। आज तक कोई सक्सेस नहीं हो सका। तो भारत की उपलब्धियां दुनिया को हैरान कर रही हैं। दुनिया तारीफों के पुल बांध रही है। दुनिया कह रही है कि यह पसंदीदा स्पॉटलाइट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ये सब कह रहा है
एक एक राज्य हमारे यहां अगर 20-20 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, ये साधारण बात नहीं है। कई देशों में इतना नहीं होता। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो सीईओ ने कहा है कि भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, तो समझिए कितना उत्साहवर्धक है ये। और सारे देश वहां भाग ले रहे हैं, हर देश का प्रतिनिधि वहां पे है। अच्छी बात तो ये जो मैंने शुरुआत में बताई कि हमने टीम इंडिया के रूप में काम किया है। बिल्कुल। चाहे कांग्रेस के रेवंत रेड्डी हो, चाहे तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हो, या लेफ्ट की केरल की सरकार हो, या डीएमके हो, या यूपी की बीजेपी की सरकार हो, हम वहां गए तो वी आर टीम इंडिया। हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं वहां। और इसलिए दुनिया हैरान है जी कि जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं और वो ग्लोबलिस्ट के बारे में, डीप स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर तो उन्हीं के देश का हिस्सा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो यूरोप के लोग आ रहे हैं वो आपस में उलझनों की बात कर रहे हैं। चाइना है, रशिया है, वो वॉर, ऑयल, इन सब की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारा किसी से कोई विवाद नहीं। सबसे शांति प्रिय देश, सबसे बड़े टैलेंट पूल के साथ, सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ तैयार है, आओ आप। और ये मामूली बात नहीं है, एक बड़ी बात हो जाती है। और जिस तरीके से आपने वही टीम का जिक्र किया, उसकी तस्वीर में हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर रेवंत रेड्डी हो, चिराग पासवान हो बिहार से, और अश्विनी वैष्णव हो केंद्रीय मंत्री, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो भारत की तरफ से गए हैं। अपने अपने राज्यों में जो उनको निवेश की संभावनाएं जो हैं वो बड़ी हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसमें कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और दुनिया की नजर भारत पर है। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि अब दुनिया को जरूरत है भारत की। पहले भारत जो है वो तमाम देशों की तरफ टकटकी लगाए उम्मीद भरी निगाहों से देखता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दुनिया जो है वो भारत की तरफ देखती है कि भारत का अगला कदम क्या होगा और भारत के साथ हमें कैसे बढ़ना है, भारत के साथ कैसे जुड़ना है, इस पर जो है लोगों की चिंताएं हैं। जी पंकज जी, आखिरी बात मैं बोलूंगा। आप लोग एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला एआई यानी चैट जीटीपी बनाने वाला भारतीय था। बिल्कुल। आज जो भी एशियान के देश है ना, वहां वो कह रहे हैं कि भारतीय कंपनियां हमारे देश में आके अपना हेडक्वार्टर स्थापित करें। जैसे विप्रो हो गया, ये टीवीएस हो गया, वो इंडोनेशिया में अपना हेडक्वार्टर बना रहा है। सिंगापुर में कई कंपनियों का हेडक्वार्टर है। वो चाहते हैं कि भारत के बिजनेसमैन आके हमारे यहाँ अपनी कंपनी डालें। ये भारत कह रहा है कि दुनिया भर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आओ ना हमारे यहाँ, हम इंतजार करें। चाहे टेस्ला हो, गूगल हो, आप आओ। दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन आईफोन 14 इंडिया में बनकर तैयार होता है। भले ही कंपनी अमेरिकी है, बनाते हैं भारतीय उसे, और भारत में बनता है और यहां से पूरी दुनिया में जाता है। अब आप सोचिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा प्लांट जो है वो यहाँ सेटअप किया। अब यही बात है। और तमाम जो विरोधी भी हैं, अभी भी जो भारत के खिलाफ नाकाम साजिशें रचने का काम करते हैं, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए कि आज भारत का कद क्या है और भारत आज कहां खड़ा हुआ है। तमाम बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, बढ़ती ताकत पर, नए भारत की इस तस्वीर पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।